हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन से सितंबर महीने के बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिनमें बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका भी शामिल थे। राष्ट्रपति द्वारा दोनों शिक्षक शिक्षिका को सम्मान स्वरूप रजत पदक 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित बिहार के इन 2 शिक्षकों में महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल हैं। सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन ने जहां राज्य के सरकारी स्कूलों में तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है, वहीं पटना की शिक्षिका निशी कुमारी ने बालिका स्वास्थ्य और सैनिटरी पैड पर विशेष योगदान दिया है। गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन ऑनलाइन 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ। 6 सितंबर 2022 को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने शास्त्री नगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ किया। भूमि विवाद सुलझाने में सही नक्शे की अहमियत को देखते हुए डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की गई है। बिहार के लोगों को अब घर बैठे जमीन का नक्शा मिलेगा। इस तरह गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि इससे भूमि विवाद की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और नक्शे की उपलब्धता को लेकर होने वाली अनावश्यक परेशानी कम होगी। इस व्यवस्था में अनावश्यक विलंब एवं भ्रष्टाचार की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। नक्शा मंगाने के लिए निदेशालय की साइट bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर अपने मौजे के नक्शा का ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। एक बार में एक कंटेनर में 5 सीट का ऑर्डर कर सकते हैं। नक्शा कूट के गोल और मजबूत डिब्बे में पैक रहेगा। एक सीट का नक्शा 285 रुपये में मिलेगा। इसमें कंटेनर का शुल्क और डाक व्यय शामिल है। 2 सीट के लिए 435 रुपये, 3 सीट के लिए 585 रुपये, 4 सीट के लिए 785 रुपये तथा 5 सीट के लिए 935 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान पेमेंट गेटवे से होगा। सभी प्रमुख बैंक इस सुविधा से जुड़े हुए हैं। भुगतान सभी प्रमुख बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो सकता है। इस सेवा के लिए बैंक अलग से चार्ज नहीं लेंगे। भुगतान के साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए डाक विभाग से MOU साइन किया गया है। डाक विभाग से नक्शों की डिलीवरी स्पीड पोस्ट से होगी। हर कंटेनर पर बारकोड जनरेटेड स्टिकर लगाना अनिवार्य है। डाक चार्ज नक्शे के वजन के मुताबिक होगा। एक कंटेनर की कीमत 35 रुपये है व एक कंटेनर में अधिकतम 5 नक्शे पैक किए जाएंगे।
नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी का निधन। 7 सितंबर 2022 को बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार तथा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रामचंद्र मांझी का पटना के IGIMS अस्पताल में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पद्मश्री अवार्ड हासिल कर चुके रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने किया देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया। 312 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बांध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। यह 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। इसमें 60-65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन हैं। नदी के नीचे करीब 1000 मीटर की लंबाई में रबर शीट लगाई गई है। इसका डायफ्राम 300 मीटर का है। डैम एक बैलून की तरह है। इसके रबर ट्यूब में हवा भरने और निकालने के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। पानी अधिक होने पर बैलून की हवा निकाली जा सकेगी। इससे ज़रूरत के अनुसार पानी को रोका या छोड़ा जा सकेगा। हिंदुओं और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल गया में बने इस रबर डैम से फल्गु नदी में साल भर पानी रहेगा। इससे स्नान, पिंडदान और तर्पण करने में लोगों की सुविधा होगी। BSPHCL ने किया REC लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर। 12 सितंबर 2022 को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए REC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में कटौती के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत REC लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। BHPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों की उपस्थिति में REC लिमिटेड के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक जोगीनाथ प्रधान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत NBPDCL और SBPDCL को 6,625 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के काम के लिए 1993 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल आवंटित धन में केंद्र की तरफ से 60% और राज्य सरकार की तरफ से 40% रकम आएगी। नेक्स्ट, बिहार में अशोक शिलालेख व 2 अन्य स्थल ASI अधिसूचना के लिए विचाराधीन। 19 सितंबर 2022 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने कहा कि बिहार के 2 स्मारक अशोक शिलालेख और 2 प्राचीन टीले वर्तमान में केंद्र संरक्षित स्मारकों की स्थिति के अनुसार विचाराधीन है, जिन पर जल्द फैसला लिया जाएगा। अशोक शिलालेख स्थल रोहतास जिले में है और इसकी ASI अधिसूचना के लिए सिफारिश 2008 में भेजी गई थी। इसके बाद 2010 और 2021 में सिफारिशों के साथ बिहार में 2 प्राचीन टीलों को केंद्र संरक्षित स्मारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भागलपुर जिले में विक्रमशिला स्थल के पास जंगलिस्तान क्षेत्र में एक टीले के लिए सिफारिश 2010 में भेजी गई थी। बिहार के एक अलग हिस्से में रानीवास टीले की सूची के लिए इसे 2021 में भेजा गया था। वर्तमान में बिहार में 70 साइट ASI के पास हैं, जो इसके पटना सर्किल के तहत काम करती है। यह भारत के सबसे पुराने क्षेत्रीय सर्किलों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि गया में शिव मंदिर को 1996 में ASI द्वारा अधिसूचित किया गया था। तब से बिहार में कोई भी नया स्थल ASI के दायरे में नहीं लाया गया। गौरतलब है कि ASI द्वारा संरक्षित भारत में कुल 3693 विरासत स्थल हैं। इनमें से कई यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा तथा बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। नेक्स्ट, बिहार में चावल से लेकर चीनी तक के लिए निवेश प्रस्ताव। 20 नई यूनिट लगाने की योजना।
20 सितंबर 2022 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए 529 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव आए हैं। इन प्रस्ताव में 20 नई यूनिट लगाने की योजना है। राज्य की निवेश प्रोत्साहन परिषद ने इसे प्रारंभिक स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने गया एयरपोर्ट पर घटाया वैट। 20 सितंबर 2022 को एयरपोर्ट कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने गया एयरपोर्ट पर विमानों को ईंधन लेने में बड़ी सहूलियत देते हुए अपने हिस्से के वैट चार्ज को 29% घटाकर मात्र 4% कर दिया। 29% से घटाकर 4% पर कर दिया। राज्य सरकार ने गया व बोध गया में विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा करने व गया एयरपोर्ट के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की आवाजाही बढ़ाने को लेकर यह निर्णय लिया है। इससे गया व बोध गया को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। विमानों की आवाजाही बढ़ने से गया एयरपोर्ट को भी लाभ होगा और विमानों के लैंडिंग चार्ज के रूप में आमदनी बढ़ेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से गया एयरपोर्ट पर विमानों को सस्ता ईंधन मिल जाएगा और इस कारण यहां ईंधन लेने के लिए दूसरे रूट के विमानों की भी आवाजाही बढ़ जाएगी। मुख्य रूप से घरेलू विमानों के गया एयरपोर्ट तक पहुंचने से यात्रियों की आवाजाही भी बढ़ सकती है। ज़्यादातर विमान जो दूसरे रूट से भी आवाजाही कर रहे हैं वह सस्ता ईंधन लेने के लिए गया एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और गया एयरपोर्ट का रूट तय करेंगे। इससे गया आने व गया से बाहर जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा। घरेलू विमानों की आवाजाही बढ़ जाएगी और गया एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों से जुड़ जाएगा। यहाँ तक कि बैंकॉक से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाले विमान भी वाया गया का रूट पसंद करेंगे। गया में ईंधन लेने से विमानों को 1000 लीटर ईंधन पर कम से कम 20,000 रुपये की बचत होगी। अमूमन कोई भी विमान ईंधन रिफिलिंग के वक्त 2000 लीटर के करीब फ्यूल लेती है। इस तरह विमानन कंपनियों को एक बार ईंधन लेने में कम से कम 40,000 रुपये की बचत होगी। इसका लाभ उठाने के लिए अब चेन्नई से दिल्ली व दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाले विमान भी गया एयरपोर्ट का रूट ही पसंद करेंगे। नेक्स्ट, बिहार के सभी एनएच पर लगाया जाएगा ऑटोमेटिक रडार गन। 21 सितंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर ओवर स्पीड को कम करने के लिए सभी एनएच पर 8 से 10 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक रडार गन लगाया जाएगा, ताकि तय गति सीमा से तेज गाड़ी चलाने वाले हर वाहनों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जा सके। जुर्माना लगाने के बाद गाड़ी मालिकों को इसकी सूचना ऑनलाइन यानी SMS से भेजी जाएगी। रडार उन सभी एनएच पर लगाया जाएगा जहां दुर्घटना अधिक हो रही है। साथ ही रडार लगाते समय भी दुर्घटना वाली जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के 5 अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु भेजा गया था। अब 29-30 सितंबर को दिल्ली में प्रशिक्षण के बाद ये अपनी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देंगे, ताकि सड़क दुर्घटना में ओवर स्पीड के मामले को कम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड को माना जाता है। 2021 में राज्य में एनएच पर हुए हादसों में ज़्यादातर NH31, NH28, NH30 और NH57 पर हुए। इनमें सबसे खतरनाक NH31 है। नवादा, बिहारशरीफ, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया व किशनगंज से होकर गुजर रहे इस NH पर 644 सड़क दुर्घटनाएं हुई। तो NH31 कहाँ से होकर के गुजरता है? नवादा, बिहारशरीफ, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया व किशनगंज से, जिनमें 520 की मौत हो गई। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर व गोपालगंज से होकर गुजरने वाले NH28 गुजरता है बेगूसराय, मुजफ्फरपुर व गोपालगंज से, पर 515 हादसे हुए, जिनमें 443 लोगों की मौत हुई। बिहार में NH में कुल 3285 दुर्घटनाएं हुई। नेक्स्ट, बिहार में बनेंगे नए इको टूरिज्म स्पॉट। 21 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में नए इको टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में नए इको टूरिज्म स्पॉट बनाने का टास्क वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार में जो पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं उनके अतिरिक्त अन्य स्थलों का चयन करें, साथ ही उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राज्य का हरित आवरण 9% रह गया था। वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत 24 करोड़ 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 22 करोड़ पौधे लगाए गए। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई। जल जीवन हरियाली की शुरुआत 2019 में की गई। इनमें सभी जिलों में अधिक से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी संख्या में पौधारोपण किए जाने से राज्य का हरित आवरण क्षेत्र बढ़कर 15% पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम 17% तक करने के लिए तेजी से और पौधारोपण कराएं। लक्ष्य रखा गया है 17% करने का, अभी पहुंच गया है 15% पे हरित आवरण। नेक्स्ट, कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में पूर्वी चंपारण को मिला पहला पायदान। 21 सितंबर 2022 को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जारी कोविड वैक्सीनेशन अभियान की द्वितीय डोज में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पर दरभंगा, तीसरे स्थान पर कैमूर, चौथे स्थान पर गया है। कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज में सिवान प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट डोज में, जबकि पूर्णिया दूसरे और पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पे है। प्रथम डोज में पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर, जबकि सेकेंड डोज में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग गोदाम उपलब्धता वाले शहरों में पटना का दूसरा स्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग यानी गोदाम उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को दूसरा स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में पटना ने इस दौड़ में गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना आदि शहरों को पीछे छोड़ दिया है। पटना में वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 9 लाख वर्ग फीट जगह वेयर हाउसिंग के लिए सृजित हुई। पहले स्थान पर भुवनेश्वर शहर 527% विकास दर के साथ रहा है। भुवनेश्वर। तीसरे स्थान पर 148% विकास दर के साथ सिलीगुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना ने इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022 में 309% की विकास दर प्राप्त की है। पटना के चारों ओर 35 किलोमीटर के दायरे में वेयर हाउसिंग का असंगठित बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। पटना गया रोड से दक्षिण NH 922 से पश्चिम और NH 31 से पूर्व और पटना से 20 किलोमीटर उत्तर हाजीपुर इलाके में वेयर हाउसिंग क्लस्टर विकसित हो रहा है। नेक्स्ट, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022। 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का उद्घाटन किया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय में हो रहे इस आयोजन में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री समीर कुमार समेत कई उद्योगपति शामिल रहे। इस आयोजन में उद्योगों में निवेश के लिए सरकार की ओर से की जा रही पहल की जानकारी उद्योगपतियों को दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार में आधारभूत संरचनाओं को ठीक किया गया है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है। उद्योगों को स्थान में आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उद्योगों की स्थापना में आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन ने हैदराबाद व दिल्ली में इन्वेस्टर मीट के आयोजन किए थे। कुछ महीने पहले दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में आयोजित बिहार इन्वेस्टर मीट में 30 बड़ी कंपनियों सहित देश भर की 170 कंपनियां शामिल हुई थी। अन्य राज्यों में भी ऐसे आयोजन करने का फैसला किया गया था। उल्लेखनीय है कि बिहार तेजी से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। देश विदेश के उद्योगपति यहां निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। बिहार सरकार नीतिगत सुधारों के साथ निवेश करने वालों को आकर्षक इंसेंटिव भी दे रही है। तो दोस्तों, ये रहा सितंबर महीने के बिहार का करंट अफेयर्स। अब बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।